You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu. नमस्ते एंड आप सबका स्वागत है रेडियो सत्यवानी में द वॉइस ऑफ एपीजे। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेबल अग्रवाल। आप सबने ये तो नोटिस किया ही होगा कि आजकल लोग ट्रेडिशनल करियर्स से नॉन ट्रेडिशनल करियर्स में शिफ्ट हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है इवॉल्विंग ट्रेंड्स। पहले लोग ज़्यादातर प्रोमिनेंट करियर्स कोर्सेज चूज़ करते थे जैसे मेडिसिन, लॉ, बैंकिंग, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, लीनियर ग्रोथ एंड क्लियर पाथ प्रोवाइड करते हैं। बट वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंजेस और इसीलिए हमें भी चेंज होना पड़ता है। और आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। और आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां लोग खुद आगे आकर नॉन ट्रेडिशनल करियर्स चूज़ कर रहे हैं जैसे डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, गेमिंग। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से मोर देन 50 to 60% पीपल ट्रेडिशनल कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। लिंक्डइन एंड NASSCOM के रिपोर्ट के हिसाब से 20 to 30% ऑफ प्रोफेशनल्स नॉन ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि अब्बा नहीं मानेंगे फ्रॉम 3 इडियट्स। तो आइए जानते हैं अब्बा कैसे मानेंगे। और इस डिस्कशन को और ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर शशि मेनन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एलुमनस। इनका 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बोथ एज अ प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर। इन्होंने पर्ल अकेडमी, सुशांत यूनिवर्सिटी, IICD जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में डिज़ाइन प्रोग्राम्स को लीड किया है और CII नेशनल कमेटी ऑन डिज़ाइन और IMARC अवार्ड्स जूरी का हिस्सा भी रहे हैं। करंटली ये APJ सत्य यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट के डीन हैं। मिस्टर मेनन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द मोस्ट क्यूरियस क्वेश्चंस। तो सर, आपको क्या लगता है कि आजकल बच्चे ज़्यादातर नॉन ट्रेडिशनल करियर्स क्यों चूज़ कर रहे हैं? Good morning. Thank you for having me on this podcast, and it's my pleasure to interact with you and to share my views also. So basically non-traditional careers में जो बच्चे आज जा रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि there are 2 reasons. One is the fact that awareness बढ़ गया है और दूसरा opportunities बढ़ गया है. So when we compare both opportunities and awareness, and when it comes together, then more and more avenues are opening up, and that is one of the reasons why more students are now interested in non-traditional careers. At the same time, traditional जो careers होते थे उसमें in many of those careers there is a lot of saturation. एंड सैचुरेशन इसलिए भी है क्योंकि कई फील्ड जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन में आपको बहुत साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको एक बेस जॉब मिलता है। आजकल के जनरेशन में इतना पेशेंस है नहीं, सो दे वांट टू एक्चुअली स्टार्ट अर्ली and make sure that they achieve a lot by the time they are in their 40s. So ये भी एक ट्रेंड है जिसकी वजह से नॉन ट्रेडिशनल करियर जिसमें ग्रोथ फास्टर है और एक्सेस फास्टर रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा आई थिंक दैट इज़ टू मी दैट दीज सीम टू बी द 2 reasons, awareness as well as opportunities. ओके, सो सर इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं चाहूँगी कि आप इसका भी जवाब दें। तो सर जैसे 20-30 साल पहले आपने अपना करियर चूज़ करने का सोचा, तो उसमें आपको एक आइडिया कैसे आया कि आपको अपना करियर डिज़ाइन में बनाना है, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी? करेक्ट, या बिकॉज उस टाइम में जब मैं एक्चुअली आई जॉइन द डिज़ाइन प्रोग्राम इन द ईयर 1990, तो उस टाइम में एक ही इंस्टीट्यूट था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, एंड वो भी एक ही कैंपस थे।
एंड अदर देन दैट IIT में मास्टर्स प्रोग्राम था. तो उस टाइम में तो डिज़ाइन का अवेयरनेस वैसे भी नहीं था. ज़्यादा अवेयरनेस आर्किटेक्चर का था. सो देयर वर आर्किटेक्ट्स एंड देयर वर फ्यू पीपल हु वेंट फॉर डिज़ाइन. And in my case, so I was from childhood, I was a creative person. I used to like to draw and explore and maybe travel and experience things and all of that. So inherent एक creative वो था मेरे अंदर. तो उसको I think at that point I did not seriously think of taking design as a career, but I got to know about NID, of course. I had a cousin who was studying there. She asked me, would you like to explore this? So I said, why not? Because anyway, I was an exploratory person. I used to explore a lot of things. तो उस टाइम में मेरे interest as well as again the opportunity that I got with this institute being there. So that is what kicked me off on this journey. If I had not gone to NID, I am quite sure I would have taken up some engineering or something like that. Yes. So that's been my journey. चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर. तो सर, आपको क्या लगता है कि बच्चों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो नॉन ट्रेडिशनल करियर्स चूज करने का सोचते हैं? आई थिंक फर्स्ट चैलेंज जो फेस करते हैं वो ये है कि जो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स इन मेनी केसेस उनको अवेयरनेस नहीं है कि नॉन ट्रेडिशनल करियर्स क्या होते हैं, या फिर कौन कौन से करियर्स जो सूटेबल होते हैं बच्चों के लिए. बिकॉज एक तो हो गया कि करियर्स है, दूसरा वो नॉन ट्रेडिशनल करियर, इंजीनियर और डॉक्टर तो सबको पता है कि वो इंजीनियर क्या बनेगा और डॉक्टर क्या बनेगा या लॉयर क्या बनेगा, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल करियर्स में पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि आगे जाके क्या बनेगा. सो द बिगेस्ट चैलेंज इज़ द अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट्स, स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक तो आपने कुछ डिग्री कर चुके हैं तो आपको कुछ आइडिया होता है, बट अंडर ग्रेजुएट लेवल में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, एंड करियर पाथ या करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होता है उसका इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट नॉन ट्रेडिशनल करियर्स. बट हैविंग सेड दैट, आई फील दैट द करंट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स हु देमसेल्व्स आर, आई वुड से मिलेनियल्स, और जो भी बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं, मैं बहुत एंशंट हूँ, बट जो करंट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स है वो लोग ये काफ़ी कुछ देखते हुए बड़े हुए वो, तो दे आर लिटिल मोर अवेयर. सो आई थिंक दैट इज चेंजिंग नाउ, पीपल आर ओपन. सो आई थिंक currently main challenge is this only, the fact that parents are not aware of the careers, non-conventional careers, and secondly, what is the career growth, because every parent wants that their child is successful in the field, and for that they need to see that career path growth. Also there are disruptive careers now which have come up, newer careers, so those, I think this is just the natural जो कोर्स ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, उसमें नया चीज़ तो आते रहते हैं. ये तो आपने पेरेंट्स का कंसर्न बता दिया. मेरा उससे कौन कौन से चैलेंजेस से मतलब था कि पेरेंट्स बच्चों को क्या ऐसा चीज़ें बोलते हैं कि उनका जो ध्यान होता है नॉन ट्रेडिशनल करियर्स पे से वो हट जाता है, या उनका मन करता भी है तो वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाते अच्छे से खुल के. उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वही जो पेरेंट्स का अवेयरनेस है ना, वो, क्योंकि अवेयरनेस से क्या होता है कि आप एक ट्रैक पे सोचते हो. अब नॉन ट्रेडिशनल करियर्स जो होते हैं उसमें चैलेंज ये रहता है कि वो ट्रैक क्लियर नहीं होता. क्योंकि वो ट्रैक क्लियर नहीं होता तो वो पेरेंट्स उसमें वो होते हैं, हेजिटेशन होते हैं कि बच्चों को उसमें भेजने के लिए. अदर देन दैट, इफ़ यू लुक एट द prospective people who want to take up these careers, I think most of them have not thought about it as an option. अब आप वीडियो बनाते हो, रील बनाते हो, इसमें से क्या मिल सकता है एज एन ऑप्शन? हमारे दिमाग में अभी भी वो है कि ये एक साइड एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी कुछ और होना चाहिए. तो ये जो मेन एक्टिविटी एंड साइड एक्टिविटी वाला जो कन्फ्यूजन रहता है ना, उसके वजह से भी काफ़ी
इसमें चैलेंज आ जाता है। मेन एक्टिविटी पेरेंट्स कंसिडर बीबीए एमबीए हाँ, इंजीनियरिंग, उसके बिल्कुल। बाद तुम साइड में अपना डिजाइनिंग वगैरह करते रहो, वो चीज़ें आ हाँ, जाती वो हैं। अभी जैसे हम लोग भी जो डिज़ाइन स्टूडेंट्स आते हैं उसमें जब पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो कई पेरेंट्स ये बोलते हैं कि हम इसको कोई एनिमेशन का कोर्स कराना चाहते हैं लेकिन साथ में ये डिग्री करेगी। वो 6 महीने के जो क्रैश हाँ, कोर्सेज होते हैं वो समझ तो गई। ये एक माइंडसेट है जो बोथ कैंडिडेट्स पे भी है और पेरेंट्स में भी है कि ये एक साइड चीज़ है। एक एग्जांपल मैं लेना चाहता था। अभी रिसेंटली आई वाज इन अ प्रोजेक्ट इन केरला, आई वाज डूइंग द प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे कारपेंटर था, जो पेंटर एंड कारपेंटर जो हमारे साइट पे काम कर रहे थे। तो उनका जो बेटा है, ही इज़ वेरी गुड एज एन आर्टिस्ट। ही इज़ वो म्यूरल वगैरह जो म्यूरल पेंटिंग करते हैं ना, ही इज़ वेरी गुड। तो उसको बुलाया था या उसको बुलाना था कि कुछ काम कराने के लिए। तो वो फादर बोले कि वो अभी ये सब नहीं कर रहा है, वो आजकल रील बना रहे हैं। तो फिर उसने रील खोल के दिखाया। रील मतलब उसका यूट्यूब खोल के दिखाया। एंड मैं हैरान हो गया। वो है एक लड़का जो बिल्कुल लोकल, वहाँ के केरला में आलेपी करके जगह है, वहीं पे है। वो जो है अभी उसके इतने फॉलोअर्स है यूट्यूब में, उससे आगे जाके अभी वो उसके जो यूट्यूब में जो वो करते हैं ना, उसके बेसिस में ही इज़ बीइंग आस्क्ड टू डू कमर्शियल परफॉर्मेंसेस इन द लोकल फेस्टिवल्स एंड लोकल प्लेसेस। ही इज़ इनवाइटेड एज अ परफॉर्मर। अरे वाह, ये तो बहुत एंड अच्छी बात है। वो अपना कमा रहे, अच्छा अमाउंट कमा रहे, हर परफॉर्मेंस में अच्छा अमाउंट कमा रहे। आजकल तो इन्फ्लुएंसर का ही वो है, आगे वही बढ़ रहा है आजकल तो ज़्यादा। बिल्कुल। तो ऐसे एग्जाम्पल जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि वी हैव सो मच पोटेंशियल एंड वी नीड टू create that awareness and we need to create the necessary platform, you know. So that is what I feel. अच्छी बात है, ये तो बच्चे नए नए करियर चूज कर रहे हैं। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर, आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है जब बच्चे होटल मैनेजमेंट या एविएशन चूज करना चाहते हैं एज अ करियर पाथ, और स्पेशली लड़कियों के लिए उन पे क्या कंस्ट्रेंट्स आते हैं इन होटल मैनेजमेंट या एविएशन के करियर में? So I have some idea about hotel management where होटल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड आप जब पढ़ते हो तो आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया में आप फोकस करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफिस या सर्विस या फिर कलिनरी या फिर आपके हाउसकीपिंग। मतलब होटल मैनेजमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। इनिशियली जब ये करियर में जाते हैं तो वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में काम करना शुरू करते हैं। एंड होटल मैनेजमेंट, स्पेशली द होटल इंडस्ट्री, इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियरली डिफाइंड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। और उसमें जो करियर प्रोग्रेशन जो है, वो करियर प्रोग्रेशन भी बहुत ही फिक्स्ड है। मतलब आप 5 साल में यू विल बिकम फ्रॉम X to Y and then another 3 years you will get this. Eventually जो होटल मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो culinary साइड से हो या फिर HM साइड से हो, वो अल्टीमेटली जाके जनरल मैनेजर बनता है, होटल का GM बन जाते हैं। अब होटल भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े ग्रुप में GM बनना बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर आगे जाके वो डायरेक्टर बन जाते हैं एंड फाइनली इन देयर करियर दे बिकम लाइक द टॉप बॉस। नॉट एवरीबडी, दैट इज़ द ट्रैजेक्टरी। तो ये एक तरह से करियर वाइज इट इज़ अनकन्वेंशनल बिकॉज इट्स सर्विस इंडस्ट्री, बट एज अ इंडस्ट्री इट्स अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री। उसमें आप जाते हैं तो यू कैन बी अश्योर्ड ऑफ अ पाथ, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि आप ट्रैवल करते हो। You know, you go and become manager or whatever in some resort and anywhere in the world. So there is an attraction of travel and adventure which is connected with hospitality. So that is something which I think most people don't acknowledge. They feel that it's just a job, and especially parents. But the fact is that you are traveling so many places and you are actually working in so many cultures, so many डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वेयर आप जो है सीखते हो, पहचानते हो, और वो एक रिच एक्सपीरियंस होता है, लाइफ एक्सपीरियंस जो बोलते हैं
वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें. एंड सिमिलरली इन एविएशन, अच्छा एविएशन में क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री में स्पेशली फॉर गर्ल्स देयर इज़ अ एज, यू कैन से अपर एज लेवल. उसके बाद देन यू कैन नॉट कंटिन्यू, स्पेशली इफ यू आर एन एयर होस्टेस और इफ यू आर अ स्टीवर्ड, और then if you continue in the aviation industry, then you will get into ground jobs and become part of the office and all of that. So it's also a very tough job being in the airlines, whether you are a ground staff or whether you are in the aircraft. But सर बट यहाँ पर एक चीज़ और है कि टफ जॉब आजकल कहाँ नहीं है. हम जर्नलिज्म देखें, हम इंजीनियरिंग देखें या कोई भी कोर्स देखें, जो पेरेंट्स चाहते हैं अपना बच्चा करे वो भी आजकल टफ है. बिना मेहनत, बिना स्ट्रगल के तो आजकल कुछ भी नहीं होता. और होटल में तो लाइक अच्छी बात है, लोग बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, एविएशन का काम करेंगे, तो वो भी तो एक अच्छी चीज़ है ना. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे फील्ड है. और टूरिज्म इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, आई वुड से प्रॉब्ली नंबर 2 और नंबर 3 आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. टूरिज्म इज़ प्रॉबली नंबर 3 or I'm not sure exactly, but it is in the top 5 of as far as industries are concerned. And usme scope is international. It is across different kind of demographies and different kind of situations, and a lot of innovation is happening in that in the tourism sector. Hospitality, hotel management, aviation, ये सब tourism and travel and tourism industry का एक हिस्सा है. तो इसीलिए इसमें जब लोग जाते हैं उनके जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा होता है एंड वेरी डाइवर्सिफाइड होता है. अनलाइक लेट्स से कन्वेंशनल करियर लाइक एन इंजीनियर और अ डॉक्टर वेयर यू गो इन अ पर्टिकुलर लाइन एंड यू specialize and you become super specialized and you basically stick to that one outcome. In industries में, नॉन कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज, एविएशन, डिज़ाइन, होटल मैनेजमेंट, इन सब में यू हैव very different kind of career prospect. Many parents are not aware or they may not be willing to send. Especially आपके जो सवाल था गर्ल्स के लिए, क्योंकि ट्रैवल इंडस्ट्री मीन्स बीइंग आउट ऑफ द होम फॉर मैनी डेज, ये सब चैलेंजेस हैं. बट आई थिंक योर जनरेशन इज रेडी टू टेक अप दैट चैलेंज. या हम तो ले लेंगे चैलेंज, बट वही है पेरेंट्स माने, क्योंकि पेरेंट्स के खिलाफ जाके भी चीज़ें करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, हम लोगों को भी नहीं लगता है वो. तो चलिए आगे चलते हैं. आपके अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स का कोई कंसर्न था कभी आपके करियर को लेके, मतलब कि आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया कि आपको इस करियर में वो भेजें? वैसे तो मैं बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ये प्रेशर नहीं डाला कि आपको यही चीज़ करना है या पर्टिकुलर. माय फादर इज़ अ डॉक्टर, सो हिज फादर वाज अ डॉक्टर, तो ही वाज फोर्स्ड टू टेक अप मेडिसिन एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एज फार एज आई नो, बट फोर्स किया था. उस ज़माने में 40s 50s 60s में तो करना ही पड़ता था जो फादर्स बताते थे, तो उन्होंने ले लिया. तो व्हेन माय टर्न केम एंड ही रियलाइज, बिकॉज ही न्यू दैट मैं ड्राइंग करना और ये सब पसंद करते हैं, तो उन्होंने वैसे ऑब्जेक्ट नहीं किया. नाइदर माय मदर. ही ओनली सेड वन थिंग, जो आप करियर चूज कर रहे हो उसी करियर में स्टिक ऑन कर लेना टिल द एंड. डोंट कम इन बिटवीन एंड टेल मी कि मैंने गलत कर लिया. वो गलत वाला नहीं आना चाहिए. आप अपने हिसाब से चूज कर रहे हो, आप कर लो. बट दिस इज माई फादर, तो आई डेंट फेस मच रेजिस्टेंस. बट फॉर एग्जाम्पल माई कज़न, ही इज़ जस्ट 5 days यंगर देन मी. उनको फॉरेस्ट ऑफिसर बनना था, लेकिन उनके हिज फादर वॉज वेरी श्योर, एडमेंट दैट ही शुड बिकम एन इंजीनियर. So he was forced to do engineering, and he was forced to go to do his masters in the US. He lives in the US right now, but he is doing a job like anybody else. There is nothing which is you can say exclusive that he has done or enjoyed. He's living a good life, no doubt. So ये भी एक है कि parents को convince करना
आसान तो नहीं बोलूँगा मैं, बट अपने तरीके होने चाहिए जिसके थ्रू आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला जो करियर मैं चूज़ कर रहा हूँ नॉन कन्वेंशनल, इसमें मैं सक्सेस ऐसे पा सकता हूँ. तो वो दैट तो है ही ना सर, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप सक्सेसफुल बिल्कुल. होंगे और चीज़ें होंगी. तो वो थोड़ी सी चीज़ शायद पेरेंट्स को समझनी चाहिए इस पॉइंट पे. बिल्कुल बिल्कुल. वो बट मुझे लग रहा है कि आज के पेरेंट्स उसके लिए समझने के लिए ज़्यादा तैयार है जब फ्रॉम माई जनरेशन, बिकॉज माई जनरेशन इज नाउ ऑलमोस्ट 1.5 generations ago. So today's parents are still more open. I mean, I would like to take the example of another person who is one of my friends, my family friend's son. He just finished his 12th and his parents are my age. And the boy was always interested in music. Finally, he has been allowed to go to study music in the UK for his undergraduate. सो बेसिकली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ही इज़ एक्चुअली लकी टू हैव पेरेंट्स हु विलिंग टू सेंड हिम फॉर म्यूज़िक. यू नो, टैलेंट ही तो है अल्टीमेटली, अपना टैलेंट है ना. किसी का ड्राइंग में है, किसी का म्यूज़िक में है, किसी को कोई और चीज़ में है. तो उस टैलेंट को नर्चर करना और उसको आगे बढ़ाना इज़ द ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन, एंड पेरेंट्स हैव टू सपोर्ट. देयर इज़ नो डाउट. इतने अच्छे पेरेंट्स सबको मिले तो बात ही क्या है. वरना किसी किसी के तो पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि फोर्स कर दिया, अब बच्चा आगे जाके कर नहीं पा रहा और फिर अल्टीमेटली दे एंड अप सुसाइडिंग एंड ऑल. That is a very unfortunate thing to happen, because I don't think in today's day and age such incidents should happen at all, because that means there is a big disconnect between the parents and the child. And that disconnect could be social, it could be family related, it could be income related, it could be awareness related. So education, which was my other point that I wanted to make, that educating parents, institutions and career counselors and whatever the avenues are there, वो लोग educate करना चाहिए पेरेंट्स को कि देखिए ये भी एक ऑप्शंस है, ऐसे ऑप्शंस है और लेना भी चाहिए एंड अपने बच्चे को कराना चाहिए. और ये नहीं है कि इसमें कोई डेमोग्राफिक नहीं है. ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज से पेरेंट्स कम प्रेफर करते हैं या अर्बन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अर्बन में भी वैसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि नहीं करना है. रूरल में ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री है और बोलेंगे कि जाओ करो. सो ये एक एजुकेशन वाली बात है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, जो ओवरऑल जनरल में होना चाहिए. एंड उससे लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ठीक है ये अच्छा है, और बच्चों को भी हेल्प कर सकते हैं. हाँ, इसी से मेरा अगला सवाल होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच ओपन कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी होता है जब करियर पाथ डिस्कस करते हैं. Oh, I think it is absolutely important. Open communication is the key to understanding. इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले फैमिली ऐसा होता था जिसमें आपके लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स होते थे. आजकल वो है लिमिटेड न्यूक्लियर फैमिलीज है. न्यूक्लियर फैमिलीज में भी पहले 2 बच्चे होते थे, कभी 3 बच्चे होते थे, आजकल एक बच्चा होता है. तो उसमें भी ये दिक्कत आता है कि कम्युनिकेशन जो है, पहले ज़माने में कम्युनिकेशन बिटवीन लेट्स से अ फादर एंड अ सन और अ फादर एंड अ डॉटर वाज वेरी डिस्टेंट. तो फादर यूज्ड टू डू देयर ओन थिंग, द चिल्ड्रन यूज्ड टू बी इन द होम विद द मदर्स, एंड दैट इज़ हाउ दे यूज्ड टू लिव. आज वो नहीं है, आज सब एक ही यूनिट में रहते हैं. तो वो कम्युनिकेशन का जो होता है वो चेंज हो गया है. बट एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ता है कि ओपन कम्युनिकेशन मतलब कुछ चीज़ हाइड नहीं करना या उनको दबाना नहीं, बच्चों को प्रेशर नहीं करने का. वो इन न्यूक्लियर फैमिलीज इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज जो आप बता रहे थे कि जो सुसाइड वाला मामले आते हैं, केसेस आते हैं, ये सब मेंटल प्रेशर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा रादर देन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है रादर देन फिजिकल कंडीशंस.
so it is very important for parents to have an open communication so that any doubts or any kind of confusions, they can assist the child, so that is very important. सही है. आप एक बात बताएं, आपके अगर कोई बेटा या डॉटर या है, तो अगर वो कोई ऐसा नॉन कन्वेंशनल करियर कोर्स लेना चाहते तो आप उसके सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है, क्योंकि मैं खुद ही एक नॉन कन्वेंशनल करियर से है. ये सवाल आपको पूछना चाहिए उनसे जो कन्वेंशनल करियर्स में है, क्योंकि मेरा तो बोथ मी एंड माई वाइफ, वी आर बोथ, माई वाइफ इज़ एन आर्टिस्ट, शी इज़ ऑल्सो अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आई एम अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, and I do work on architectural projects and things like that. So basically I will definitely support. And my daughter, she is 10 years old and वो sketching, cartooning बहुत अच्छी करती है. इनफैक्ट वो एक्सप्रेस ही करते हैं कार्टून्स के थ्रू, तो हम उसको इनक्रेज कर रहे हैं. बाकी उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बहुत कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, तो सपोर्ट तो हम बिल्कुल करेंगे. एंड सारे पेरेंट्स को यही बताएंगे कि अपने बच्चे का टैलेंट, हिडन टैलेंट या इनहेरेंट टैलेंट को ही नर्चर करो, क्योंकि उसी से वो आगे जाके, और वो टैलेंट ये नहीं है कि कोई ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग हो. टैलेंट ये भी हो सकता है कि दे आर वेरी क्रिएटिव थिंकर्स, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, और दे मे बी वेरी गुड इन कन्विंसिंग अदर पीपल और सेलिंग थिंग्स. Even as kids, we convince our parents about things, no? So they might have good convincing power. They may be very good at doing things on their own. So ये सब talents को समझ के उसको आगे बढ़ाना is very important. अच्छी बात है, आप ऐसा सोचते हैं. तो अगला सवाल ये है कि पेरेंट्स अपने डाउट्स और वरीज से कैसे डील कर सकते हैं जब उनके बच्चे अनकन्वेंशनल फील्ड्स को चूज कर रहे हैं? पहले तो पेरेंट्स को उस फील्ड क्या है वो अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अपना अवेयरनेस से अच्छा और कोई चीज़ नहीं है. तो अगर आपके बच्चा आके बोलता है कि मुझे म्यूज़िक में आगे बढ़ना है या मुझे कोई और चीज़, म्यूज़िक इज़ जस्ट वन एग्जांपल, इट कुड बी सम अदर कंप्लीटली अदर काइंड ऑफ थिंग, लाइक आई वांट टू बिकम अ ब्लॉगर और दिस और दैट, व्हाटएवर, आई डोंट नो. पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फील्ड क्या है, इसमें क्या होते हैं. अब एक ज़माना था जब लोग एक्टिंग प्रेफर करते थे, मतलब एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते थे. तो उस टाइम में आप अगर देखेंगे, आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले, जो हीरोइन होते थे या एक्ट्रेस होते थे, उनके साथ उसके मम्मी भी होते थे, या वन ऑफ द पेरेंट्स वुड ऑल्सो बी देयर अराउंड chaperoning the child. So these are the kind of things that they have to sort of in the unconventional careers, they have to learn about what that career is so that they can support the child. Otherwise उसमें होता क्या है ना, वो clearly उनको जवाब दे नहीं पाएंगे, और आगे जाके जब बच्चा कुछ भी चीज़ में उनके कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या आता है तो उसको सॉल्व भी करने के लिए वो पेरेंट्स हेल्पफुल नहीं होते. तो पेरेंट्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हाँ, ये तो आपने बात सही कही, एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट आज के टाइम में. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सोसाइटल प्रेशर या कल्चरल नॉर्म से कैसे नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं? सो कल्चर इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग. जो आपके अराउंड जो होता रहता है वो कॉन्टेक्चुअल है. कल्चर इज़ ऑलवेज कॉन्टेक्चुअल, एंड पेरेंट्स के कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट अलग हुआ होगा और बच्चों का अलग है. आज के दिन में वी आर एबल टू एक्सेस सो मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो वो सोशल प्रेशर एक चीज़ होता है, क्योंकि हम पुराने मूवीज़ में होते थे ना कि लोग क्या बोलेंगे. हाँ, वही वो लोग क्या बोलेंगे वाला जो चीज़ है, या नेबर क्या बोलेंगे. मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लोगों का क्या करना है? आपका बच्चा खुश है, आप सेटिस्फाइड हो, तो हाँ. लोगों का क्या करना है? लोग तो इतने लोग हैं, वो तो बोलते रहेंगे, उनका तो काम है बोलना. बिल्कुल. तो वो एक सोशल प्रेशर
it's more to do with the parents rather than the child. एंड एट द सेम टाइम जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि किस जो मैंने इसके पहले जब हम जो बात कर रहे थे अबाउट द टैलेंट्स, बच्चों का जो स्पेसिफिक बच्चे का जो टैलेंट होता है उसको नर्चर करना, और उस टैलेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो करियर वाइज कहाँ जा सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल टू नेविगेट, यू नो, देन यू विल गेट अ बेटर आउटकम. अब जैसे एविएशन का बात किया था हमने, एविएशन में यू नो दैट वर्किंग आवर्स आर ऑड, यू नो दैट अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स नॉर्मली स्टार्ट एज अर्ली एज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड इंटरनेशनल फ्लाइट है तो रात को 1-1, 2-2 बजे निकलता है, एंड दे समटाइम्स डू शिफ्ट्स ऑफ more than 10 hours. So it's very grueling, and air hostesses, like if you're a flight crew, you're not sitting. You are basically serving flight. एक flight का turnaround is only 20 minutes. So it's very exhausting. It's very taxing. Now, this is something which the glamour is there of being an air hostess, but the other side of it, people don't realize, and people feel that that is not so important. So that work-life balance, how in that context how it works. अब जो शिप में काम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 3-3, 4-4 महीने में दे आर इन द ओशन, यू नो, दे आर कंटिन्यूसली इन द ओशन, एंड दे कम ऑन लैंड फॉर ओनली, आई वुड से once in 3 months they come for 15-20 days till they get the next assignment. These are pressures which we do not account for when we choose the career. And parents also don't realize that until there is a problem. तो ये सारे जो प्रेशर्स आते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है बिफोर वी चूज अनकन्वेंशनल करियर्स. यू नो, इट मे नॉट बी अ 9 to 5 जॉब. हाँ, वो तो है, इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बट उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी है. एंजॉय करेंगे तो वो मेहनत नहीं लगता. मैंने अभी पहले कहा था कि वही, अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपका करियर सक्सेसफुल भी होगा, प्लस प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देंगे जो अनश्योर हैं अपने करियर पाथ के लिए, लेकिन क्रिएटिव या नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा. जितना भी आप रिसर्च करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ये करो वो करो, बट आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. अब एज अ यंग पर्सन, आप अगर चाहते हो कि कोई अनकन्वेंशनल करियर में जाना चाह रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट अर्ली. Start early means, let's say for example you're interested in photography. Start early. Start your work, get things going, learn a little more, do things in a way that you get a hang of it, join some short courses and stuff. So you will know whether you actually like it or not, whether it actually suits you or not, before you actually take that as a formal study program. सब फील्ड में नहीं हो सकता ये, but in many unconventional fields you can do it. You can join short courses in between summer vacation में. पता करो कि मेरे लायक है या मैं इसके लायक हूँ या नहीं. ये थोड़ा सा रिसर्च करने से और एक्सपीरियंस करने से, रिसर्च तो कर ही लो बट एक्सपीरियंस करने से ये काम आता है. यही मेरा अगला सवाल भी था कि बच्चे स्कूल में रहकर नॉन ट्रेडिशनल फील्ड्स में एक्सपीरियंस या पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड कर सकते हैं? वही है, आपको देर आर सो मैनी एवेन्यूज अवेलेबल टुडे. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस एंड कोचिंग्स एंड प्लेसेस लाइक दैट वेयर यू कैन एनरोल. ऑनलाइन भी बहुत मिलता है, ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते. कई सारे फील्ड्स में यू कैन गेट रिसोर्सेस ऑनलाइन. ट्राई इट आउट, सी, चेक वेदर यू कैन यू लाइक इट और वेदर यू कैन मैनेज इट. तो आज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से ये हो सकता है. पहले ये नहीं हो सकता था, क्योंकि आप, अब मेरे केस में मैंने एक चेन्नई में एक वो था आर्ट स्कूल, करस्पॉन्डेंस वाला. उस टाइम में तो इंटरनेट तो था नहीं, करस्पॉन्डेंस होता था, पोस्टल में आते थे, एक्सरसाइज करके देते थे. तो इस टाइप के मैं उस टाइम में किया था. तो उससे क्या है ना, कार्टूनिंग में थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आ गया था. तो इस टाइप के कोर्सेज आपको करना
is one very good way of doing, knowing whether you are suited to what you want to do. आपका पर्सनल स्ट्रगल क्या था और आपने कैसे उसे ओवरकम किया? Personal struggle in terms of the career. हाँ. So I don't think if I look back, I don't think I've really struggled, because it was a field I always liked. And early on in my career, I got opportunity to work with some good people. And I also started teaching, so that was another encouragement for me. And I haven't, in that sense, struggled in terms of my work. But maybe I could have done better economically. I could have done better in terms of my, with a little bit of entrepreneurship mindset, which unfortunately my education did not give me. So, either I had to have it within me, or I should have been taught to be a little bit of an entrepreneur. I think that is where I have actually struggled. But otherwise in my work, I don't think I've struggled at all. And that's the beauty of unconventional careers. You don't really feel you are struggling even if you're struggling. हाँ, वो तो जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कब से कब कहाँ क्या पहुँच गए. बिल्कुल. अगला सवाल है कि जॉब सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल पाथवेज के डिक्लाइन का क्या इम्पैक्ट है बच्चों की विलिंगनेस पर अनकन्वेंशनल फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में? बट ये इसमें मेरा थॉट ये है कि जो जॉब सिक्योरिटी जो कन्वेंशनल फील्ड्स में है वो अभी भी है. देयर इज अ फिक्स्ड इनकम पाथ अवेलेबल इन द कन्वेंशनल फील्ड्स इवन टुडे. So it's not that conventional fields are now declining. They are still going strong. But within those conventional fields, lot of parallel movements are happening. So even if you are, let's say, studying medicine, but your interest is in, let's say, gaming. So you can bring in gamification into medical science in terms of designing training modules for surgery or some other thing like that. So basically एक तरह से conventional careers में आप जा सकते हैं, but उसमें unconventional inputs आप ला सकते हैं. And unconventional careers by themselves, right now, most unconventional careers are not very stable in terms of income. क्योंकि होता क्या है कि आपके कभी आप बहुत अच्छा करते हो, कभी आपके पास उतना काम नहीं होता, या फिर सिचुएशन चेंज होता है, स्किल चेंज होता है. तो इस तरीके से थोड़ा सा यू कैन से इंस्टेबिलिटी है इन अनकन्वेंशनल करियर्स, whereas conventional careers still are going strong. But again, we don't know what is going to happen. We are talking AI taking away jobs and various other things. So the world is again wide open. So उसमें इतना हम रिलाई नहीं कर सकते कि कन्वेंशनल करियर्स में ही जाना है. We have to be always open and keep ourselves learning new things. वही है, कोई भी चीज़ आप करते हो तो अल्टीमेटली आगे फ्यूचर में काम आता ही है, चाहे आप कुछ भी करो, कन्वेंशनल करो, नॉन कन्वेंशनल करो. Yes. वो तो है ही. मेरा अगला सवाल है, गवर्नमेंट नॉन ट्रेडिशनल करियर पाथ को इतना सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं? वो मोस्टली फोकस करती हैं कन्वेंशनल वंस पे. वो गवर्नमेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. वो एक तरह से अभी कितना साल हो गया, 75 इयर्स से हमारा एक सिस्टम चले आ रहा है, और वो भी उसके पहले से चल रहा है. हाँ. वो हम मतलब ब्रिटिश टाइम से चल रहा है. तो उस सिस्टम और माइंडसेट को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा. अभी जो गवर्नमेंट है, दे आर ट्राइंग अ लॉट टू bring in new things, and like for example they're encouraging the startup culture in a very, very big way. India is taking a lead in environment related policies. So एक तरह से ये सब जो गवर्नमेंट का रोल जो होता है वो पॉलिसी लेवल होता है. उस पॉलिसी ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू ये जो अनकन्वेंशनल करियर्स को बूस्ट मिले. डायरेक्टली तो गवर्नमेंट नहीं कर सकते, बट वो माहौल बनाना चाहिए जिसके थ्रू अनकन्वेंशनल करियर्स का बढ़ावा हो जाए.
अब फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट इज अ ग्रेव कंसर्न टुडे, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज ओपनिंग अप करियर्स, very unconventional careers in that field. And if government is putting a lot of effort in mitigating environmental concerns, then many of these careers will pick up in that direction. Similarly, like for example, oceans are a big untapped area. So unconventional careers in ocean sciences, even older careers like oceanography are getting a boost. You see, weather. सो गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, बट करियर्स विल डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एंड द रिक्वायरमेंट दैट द गवर्नमेंट विल एनकरेज एट द एंड ऑफ द डे. अब चलते हैं हमारे आखिरी सवाल पर. एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि बच्चे नॉन ट्रेडिशनल करियर्स परस्यू कर सकें? एक तो मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज आना चाहिए. तो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये रिफॉर्म आना चाहिए कि जो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बोलते हैं, कोई एक्चुअल ब्रीफ लेके इंडस्ट्री से कनेक्ट होके काम करना और काम करते हुए सीखना. ये नहीं है कि आप पहले सीखते हो फिर काम करने जाते हो. काम करते हुए सीखना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी बोलते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये सारे फील्ड्स में आना चाहिए. नॉट ओनली इन क्रिएटिव एंड अनकन्वेंशनल फील्ड्स बट इवन इन द कन्वेंशनल फील्ड्स. सो इवन इफ यू आर स्टडीइंग लेट्स से इंजीनियरिंग और यू स्टडीइंग मेडिसिन, व्हाटएवर इट इज, उसमें एक प्रॉपर ग्राउंडेड लर्निंग होना चाहिए, थियोरेटिकल. अच्छा, ये भी हो सकता है मैनेजमेंट एजुकेशन, इवन सिंपल डिग्री लाइक BCom, BA, इन डिग्रीज में भी इनपुट ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसको 100% 360 डिग्री तरीके से उसको समझे. रोट लर्निंग को निकालना है. ये नहीं कि आप किताब पढ़ो और एग्जाम दे दो. आपको डेमोन्स्ट्रेट करने का स्किल, उसको जागृत करना पड़ेगा. अच्छा, सही है. ये तो होना ही चाहिए हर जगह कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बाकी पेरेंट्स सपोर्ट करे, और प्रैक्टिकल नॉलेज तो हर जगह आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है. थ्योरेटिकल साथ में प्रैक्टिकल अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है. बिल्कुल. अब आप कोई फाइनल वर्ड्स हमारे को कहना चाहेंगे? वेल, आई थिंक वी हैव टू कीप आवर माइंड ओपन. वी हैव टू कीप आवर eyes, ears. We have God has given us 5 senses. We have to keep all our senses open. And जितना absorb कर सकते हैं from around us, उतना absorb करो और उसको process करो. उसके लिए जो tools आपके चाहिए वो आप इस्तेमाल करो. हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग, जो डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं, उसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं, एम्पैथी. Being empathetic, I think, is the most important thing as a human being, and we should always try to put that ahead, put empathy ahead, understand the concerns, because now it's no more about you and me, it's about the world, it's about the larger ecosystem, it's about all of that. So we have to work together, and we can only work together when we have empathy. So I would say that we should keep ourselves open, get maximum what we can, and contribute back. Agreed with you, completely agree with you. आज के लिए इतना ही. आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो सत्यवाणी पर ज्वाइन करने के लिए. द वॉइस ऑफ APJ. थैंक यू. Thank you. You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University.